नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी लोग प्लीज अपने आप म्यूट कर लीजिए, सभी लोग प्लीज। सभी म्यूट कर लीजिए, हम क्लास शुरू करने वाले हैं, प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हम अभी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सेकंड, स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है। सबसे पहले हम मन ही मन सब लोग गुरु जी को याद करते हैं और गुरु जी से नमन करते हुए हम ये कामना करते हैं कि हम जो पढ़े हमें समझ में आए और उसको हम आगे अपनी ट्रीटमेंट में उस नॉलेज को यूज कर पाए। सभी याद कीजिए, गुरु जी को नमन कीजिए। अच्छा। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा पेनक्रियाज पे रहेगा। पेनक्रियाज को एक बारे में सभी जानते होंगे और पेनक्रियाज को जो है पेनक्रियाज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन सभी को पता है, थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा पता है, किसी को थोड़ा ज्यादा पता है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से पेनक्रियाज को देखेंगे कि किस तरह से हम पेनक्रियाज के नॉलेज को यूज करके अपनी इवेंट्स को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाज के बारे में हम शुरू करते हैं। थोड़ा जनरल मॉर्फोलॉजी और जनरल पेनक्रियाज के लेते हुए फिर हम इसको थोड़ा सा और एडवांस नॉलेज की लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले सभी लोग ये जानते हैं कि हम लिवर को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं अपने न्यूरोथेरेपी में, कि लिवर जो एक ऐसा सुपर हीरो ऑर्गन है। अगर किसी को ये ना पता हो कि ये कौन सी बीमारी है तो आप 1.6 लिवर इंटू 6 दे दीजिए। या हम पेशेंट को भी कह देते हैं कि किसी भी बीमारी में एक्सेप्ट लिवर कैंसर ना हो, उसके अलावा हम बीमारी में बोलते हैं कि आप लिवर का पॉइंट पेशेंट को सिखा दीजिए, लिवर जो बहुत जरूरी है। 1.6 लिवर इंटू 6 हर किसी को लेना चाहिए। तो हम लिवर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर हम अब ये जान लें कि पेनक्रियाज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और पेनक्रियाज को यूज करके पेन को यूज करके हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि पेनक्रियाज का कैंसर ना हो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नाम दिया है पेनक्रियाज को हीरो ऑर्गन। तो अब हम ये जब सेशन खत्म करेंगे तो आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ, पेनक्रियाज जो है हीरो ऑर्गन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन की, पेनक्रियाज क्या है। पेनक्रियाज जो है क्या होता है, हमारा कितना बड़ा होता है, हमारे एक एडल्ट के हैंड साइज जितना बड़ा होता है, 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की उसकी लंबाई होती है। और एब्डोमेन में कहाँ स्थित होता है, जस्ट स्टमक के पीछे। और वो जो उसका एक जो टेल वाला पार्ट जो होता है वो उसको स्प्लिन को टच करता है। तो इमेज में देख सकते हैं इस तरह से जो है ऑब्लिकली वो अरेंज होता है, स्थित होता है एब्डोमेन में। ठीक है, और
क्या होता है उसका, वो एनाटॉमिकली अगर देखें तो उसके चार पार्ट होते हैं: हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है। तो इसका जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो कहाँ स्थित होता है, वो हमारा जो डियोडेनम है, डियोडेनम का जो कर्वेचर है, इस तरह से ये वाला कर्व है, सी शेप डियोडेनम है, उसमें ये वाला बॉडी वाला पार्ट जो उसका यहाँ इसका स्थित होता है। ठीक है, इस तरह से। और क्या होता है, उसका जो टेल वाला पार्ट है वो स्प्लिन को टच करता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं इस तरह से। इमेज में उसका टेल वाला पार्ट जो टच करता है, और बीच में इसका नेक और हेड वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन जो सभी को पता होगा, इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया है। आगे चलते हैं। पेनक्रियाज जो है दो तरह से काम करता है। वो पेनक्रियाज जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं उसको। हेटेरोक्राइन क्या होता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। सभी जानते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट को, कि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उसका जो भी सिक्रेशन है वो किसी डक्ट के थ्रू ही ब्लड में आएगा, और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसका सिक्रेशन जो है वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, तो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसी तरह से पेनक्रियाज जो है दोनों तरह से काम करता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अगर बात करें उसके एक्सोक्राइन ग्लैंड की, एक्सोक्राइन पार्ट की, वो केवल एक्सोक्राइन पार्ट 99%, मतलब पेनक्रियाज जो है उसका 99% पार्ट जो है वो क्या है, एक्सोक्राइन ही है। ठीक है। और केवल 1% पार्ट जो है एंडोक्राइन है। देखिए अब, केवल 1% पार्ट एंडोक्राइन फंक्शन करता है, और उसमें भी वो कितना ज्यादा इफेक्टिव, कितना पोटेंट उसके हॉर्मोन्स निकालता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं उसके ये बीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लेते हैं उसके एक्सोक्राइन पार्ट पे। तो एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, उसका जो एंजाइम सीक्रेशन करता है, तो उसके लिए क्या है उसमें, एक पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है। देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है, जो पेनक्रियास के जो पेनक्रियाटिक जूस को निकाल लेकर जो ड्यूोडेनम में सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे इस इमेज में पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसके लिए पेनक्रियाटिक डक्ट है ये वाली, आप इस इमेज में देख सकते हैं। और उधर से ही लिवर से जो हेपेटिक डक्ट आती है, और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है, वो दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट आती है, जो दोनों मिलके इसी डक्ट में खुलती है, जो आगे चल के एम्पुला ऑफ वेटर में खुलती है। ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू जो है ड्यूडेनम में वो सभी जो जूसेस हैं वो ड्यूडेनम में आते हैं। तो ये इसके बारे में सभी जानते हैं। ठीक है, ये तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सभी जानते हैं कि इस तरह से सिक्रेशन जो है ड्यूडेनम में आता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस में सभी तरह के एंजाइम्स होते हैं, यानी तीन तरह के, चार तरह के मेन एंजाइम्स जो है पैनक्रियाटिस पैनक्रियास से निकलते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। लाइपेज जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल के साथ मिलकर। और एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, और पैनक्रियाटिक जूस में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि डक्टल सेल से निकलता है। ठीक है, तो ये सभी हम सभी जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं बताया है। आगे हम जो देखेंगे, एक सेकंड, आगे हम जो देखेंगे कि ये क्या फंक्शन करता है जिसकी वजह से पेनक्रियास को मैंने हीरो ऑर्गन नाम दिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पैंक्रियास का जो मेन रोल है वो डाइजेशन में है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन और काइमो, जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो है अब जो आगे हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे, अगर हम आगे सर्च में देखते हैं, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो, इसको अभी इसको एक सेकंड, इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पेन की जो पेन जो है कैसे देते हैं, किस किस अमाउंट में देते हैं। जैसे हम सबसे पहले पेन जो देते हैं 5 पेन देते हैं, मतलब अगर 2 पेन तो हमारा हो गया हार्मोन के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। अगर एक्सोक्राइन पार्ट को के लिए हम अगर पेन देते हैं तो सबसे पहले 5 पेन देते हैं, जिससे पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, और 8 पेन देने से क्या होता है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके लिए देते हैं, जो हमारा ऊपर से एसिड गले जो
काइम में जो एसिड आया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अल्कलाइन नेचर का है। ठीक है, एंजाइम डाइजेशन के लिए देते हैं। एक इसके अलावा वन पेन जो है वो हम यूज नहीं करते, और वन पेन के ऊपर बहुत लोगों को है कि ये किस लिए होता है, क्या रिलीज करता है, क्या हार्मोन, क्या इसका फंक्शन है। तो वन पेन के ऊपर मैं बता देती हूँ। तो वन पेन क्या हुआ कि जैसे हम 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 देते हैं ना, कि लिवर का सबसे हल्का स्टिमुलेशन हुआ, मतलब लिवर को सबसे हल्के से उकसाना हो कि आप पॉइंट लिवर दे दीजिए। उसी तरह से अगर पेन का पॉइंट माना जाए तो वो वन पेन हुआ। तो वन पेन हुआ पेन का माइल्डेस्ट स्टिमुलेशन, मतलब सबसे हल्का हल्का स्टिमुलेशन या हल्का उकसाना हुआ पेन को, तो वो हुआ वन पेन। तो वन पेन कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करता, वो केवल पेनक्रियाज का हल्का स्टिमुलेशन है, और फिर पेनक्रियाज के जूसेस को निकालता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है। तो जिस तरह से हम लिवर का यूज करते हैं, हर पॉइंट लिवर को इंटू 6 देते हैं, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 हर बीमारी में, उसी तरह से हम वन पेन को यूज करके, मतलब अब आगे आगे देखेंगे, हम वन पेन को यूज करके हर किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट में अगर हम वन पेन लें, जैसे आप हर घंटे पेन लीजिए, या पेशेंट को सिखा दें कि आप वन पेन लीजिए, बस उसको पैनक्रियाटिक कैंसर नहीं होना चाहिए, इस तरह से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, वन पेन ऐसा क्या कर देगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। उसके अलावा भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करके आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, और डॉक्टर्स मेडिसिन, ड्रग बन रही है, दवाइयां बन रही है, मेडिसिन बन रही है, डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं। क्यों? तो क्या करते हैं ऐसा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पेन में हेल्प करते हैं, पेन रिड्यूस करते हैं, पेन रिलीफ की तरह से जो है ये पेन रिलीफ के जैसा काम करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन टिश्यू रिपेयर को भी, टिश्यू का भी रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अब हम टिश्यू रिपेयर का यूज करके, जैसे कि अगर कोई हमें मसल बनानी है, बोन रिपेयर करनी है, कार्टिलेज रिपेयर करनी है, तो टिश्यू रिपेयर भी कर सकते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पेन रिलीफ कर सकते हैं, तो हमारे पास जैसे भी पेन के पेशेंट आते हैं, बैक पेन, नेक पेन या नी पेन, तो पेन रिलीज में भी हेल्प करते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो मतलब अगर इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए कोई हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का यूज करके पेन में रिलीफ, इन्फ्लेमेशन में रिलीफ करवा सकते हैं। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स में, जो हमारे पेशेंट किसी इन्फेक्टिव डिजीज के लिए आए, इन्फेक्शन के लिए आए, तो इन्फेक्शन में भी हम अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को यूज कर सकते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, यानी एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए भी हम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन, आजकल मेडिकल साइंस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को यूज करके बहुत सारे जो है मेडिसिन बन रही है, और मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च चल रही है। तो जब हमें ये पता है कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कैसे रिलीज करने हैं, तो फिर हम अपने हर तरह की बीमारी में भी, इस तरह की जो बीमारी है उसमें भी हम अपने पॉइंट को, यानी 8 पेन 5 पेन को यूज करके ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को रिलीफ दिलवा दिलवा सकते हैं। तो जैसे कैसे, कि जैसे कैसे यूज कर सकते हैं आप, और क्या इसकी प्रॉपर्टी है उसकी, और ये जो है एक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये फाइब्रोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये फाइब्रिन को घोल सकता है, क्लॉट्स को घोल सकता है। तो शायद गुरुजी ने यहाँ पे 8 पेन, जैसे अब हमारा जो हेपरिन ट्रीटमेंट है, पी हेपरिन जो ट्रीटमेंट है, उसको ये बोलते हैं कि यहाँ 8 पेन जो है प्लाज्मिन के लिए दिया गया है। लेकिन गुरुजी ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ये 8 पेन जो है प्लाज्मिन के लिए दिया गया है, क्योंकि प्लाज्मिन भी लिवर में ही बनता है। जैसे हेपरिन जो है वो लिवर और चेस्ट में, यानी लंग्स में बनता है, जिसके लिए 7 लिवर और 8 चेस्ट ओनली दिया गया है, उसी प्रकार प्लाज्मिन जो कि पुराने क्लॉट्स को घोलता है, वो केवल वो भी लिवर में ही बनता है। तो यहाँ 8 पेन किस लिए दिया गया है, ये सोचने वाली विषय है। लेकिन हम ये फैक्ट लेकिन हम ये फैक्ट जानते जान गए हैं, रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, कि जो प्लाज्मिन और जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, जो कि पैनक्रियास से निकलते हैं, वो फाइब्रोलाइटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी कि फाइब्रिन यानी क्लॉट्स को घोल सकते हैं। तो शायद गुरुजी ने यहाँ 8 पेन जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को रिलीज करवाकर उस पुराने क्लॉट्स को घोलने के लिए दिया हो। तो 8 पेन यहाँ पर
पुराने क्लॉट्स को घोलने के लिए दिया गया है, जो कि कौन करवाएगा? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ये तो नहीं हेपरिन की बात। बाकी हम 8 पैन को यूज करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया है। तो ये तो रही बात ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के बारे में। तो हम यूज कैसे करें? कैसे करें कि एक तो मैंने बता दिया कि जैसे हम मैक्सिमम अमाउंट में लिवर यूज करते हैं, इसी तरह से हम 1 पैन का यूज करें। पेशेंट को बोले कि आप घर पे 1 पैन लीजिए, हर घंटे नहीं तो 3-4 बार लीजिए। और 8 पैन को अकेले भी यूज कर सकते हैं, 5 पैन को अकेले भी यूज कर सकते हैं, जैसे से 8 पैन × 3 यूज करें, या नॉर्मल में 8 पेन यूज करें, या हम यूज करें फॉर्मूला नंबर 4। तो अभी तक सब ये मानते हैं, या ज्यादातर लोग वो ये यूज करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 को, केवल पेन में ज्यादा दर्द हो तब यूज करते हैं, या आंखों से रिलेटेड बीमारियों में यूज करते हैं। लेकिन हम ये जब ये जान गए हैं कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बहुत सारे और भी फंक्शन करते हैं, तो इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग बीमारी, जो डिफेक्ट्स वाली डिजीज है, या लाइक नी पेन है, या जहाँ हमें कार्टिलेज बनानी है, डिस्क रिपेयर करनी है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वहां पर हम फॉर्मूला नंबर 4 लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग जब से ये जाने ये जब से ये मैंने ये देखा है, पढ़ा है, सर्च देखी है, उसके बाद से हम लोग भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसी बीमारियों में हम मैन्युफैक्चरिंग डिजेनरेटिव बीमारियों में हम पैन का यूज, ज्यादा से ज्यादा पैन का यूज करके बहुत बेटर रिजल्ट हम ले रहे हैं। ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हैं इसका? कि जैसे इंजरी है, तो इंजरी में हम जानते हैं कि इंजरी जहाँ पेन है, या इन्फ्लेमेशन पेन है, या फिर कुछ डिजनरेटिव हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, वहां यूज करते हैं। तो इंजरी ट्रीटमेंट के साथ भी पेन लगाकर, जैसे कि 1 पेन स्टार्टिंग में 60 TF गॉल लिवर × 3 दिया, उसके बाद 1 पेन 1 गॉल 1 4 लिवर × 3 4 चेस्ट ओनली, और नेक्स्ट स्टेप में 8 पेन लगा दिया या 10 पेन लगा दिया। तो इस तरह से हम इंजरी ट्रीटमेंट में भी पेन लगाकर यूज करेंगे, तो उसके और ज्यादा बेटर रिजल्ट हैं। ठीक है। तो आप भी यूज कीजिए इंजरी में पेन लगाकर। तो पैनक्रियास को यूज करके, यानी हम 5 पेन और 8 पेन को मैक्सिमम मात्रा में यूज करके मैन्युफैक्चरिंग डिजीज में बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात रही एक्सोक्राइन पार्ट की। एक्सोक्राइन पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मैंने रिसर्च आर्टिकल्स इसमें इमेजेस लगाई हैं, और चाहो तो मैं लिंक भी शेयर कर सकती हूँ कि किस तरह से रिसर्च हो रही है कि रोल ऑफ ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इन टिश्यू रिपेयर। द रोल ऑफ ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इन टिश्यू रिपेयर रिसर्च आर्टिकल है। ठीक है। और बुक भी पब्लिश्ड बुक भी है, रोल ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इन टिश्यू रिपेयर, एडवांसेस इन थेरेपी। इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के बारे में रिसर्च हुई है, जिसमें कि बहुत सारी डिजेनरेटिव बीमारियों में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को यूज कर सकते हैं। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को एज ए उसमें फैटी लिवर में भी, डिजीज में भी यूज किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा पोटेंट है एंजाइम है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। अब तक केवल हम ये मानते थे कि ये केवल प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत एडवांस रिसर्च इस पे हो रही है कि ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन बहुत पोटेंट एंजाइम्स हैं, और बहुत ज्यादा फंक्शन यूज करते हैं, और बहुत ही पोटेंट है। तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो इसमें लिवर, मतलब फैटी लिवर में भी यूज किया गया है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को। देखिए और भी कई सारे हैं, जैसे इसमें है कि डाइजेस्टिव प्रोटीओलाइटिक एंजाइम इम्प्रूव ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी को भी इम्प्रूव कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि टिश्यू रिपेयर करता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी रिपेयर कर सकता है। हेल्प फैसिलिटेट द हीलिंग प्रोसेस, कुछ भी हीलिंग करनी है शरीर में, ठीक है, उसमें यूज्ड हेल्प डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है। तो बहुत सारे और भी फंक्शन कर सकता है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जैसे भी पेशेंट आते हैं, जहाँ हमें हीलिंग करनी हो, जहाँ रिपेयर करना हो, जहाँ पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ हम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यानी कि पेन 8 पेन 5 पेन को यूज करके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, और भी इफेक्टिव बना सकते हैं अपने ट्रीटमेंट को। यहाँ तक बात रही एक्सोक्राइन पार्ट की। आगे हम बढ़ते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट की। एक बार और, अगर हमारा जो कनेक्शन, मतलब हमारी क्लास खत्म होने से पहले हमारा कनेक्शन कट जाता है, तो आप इसी लिंक से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं हम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट की, यानी जो पेनक्रियास है उसके एंडोक्राइन पार्ट की। ठीक है। तो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है ओनली 1% ही है। मतलब पेनक्रियास में जितनी सेल्स हैं उसका 1% पार्ट ही एंडोक्राइन फंक्शन करती है, तो जिसको हम पेनक्रियाटिक आइलेट्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो इस तरह के पैंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, इससे छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे होते हैं, आइलेट्स होते हैं। ठीक है, वो केवल 1% ही होते हैं, और उसमें कम से कम 1 to 2 बिलियन जो है पैंक्रियाटिक 1 to 2 बिलियन पैंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, ओनली 1% में। और बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसमें केवल 3 तरह की सेल्स मेन होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है, साथ में एमाइलिन नाम का एक और हार्मोन रिलीज करती है। डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये सभी जानते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, और बाकी हम कि जो अल्फा सेल्स हैं हमारी, वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है, जो केवल जो 25% जो है उस आइलेट्स का पार्ट होती है, और 60% जो है बीटा सेल्स होती है जो कि इंसुलिन रिलीज करती है, और बाकी जो है 10% मात्रा में डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स होती है। ठीक है, तो जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है। तो इसको सभी जानते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्लूकागोन जो है एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा, ग्लूकोज जनरेट तो करता नहीं है वो, तो कैसे बढ़ेगी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, कि जैसे हमारा जो लिवर के अंदर या और सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। जिसे तुरंत एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिस प्रोसेस को ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं, यानी ग्लूकोज का बनना। तो इस प्रकार से ब्लड में शुगर एकदम से बढ़ जाती है, इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जिसे हम कब यूज करते हैं, कि जिनका हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट है, जिनका ग्लूकोज हमेशा कम रहता है, या हम बात करें कि पेशेंट्स में थकान कमजोरी महसूस होती है, तो हम 4 पेन का यूज करके ग्लूकोगोन रिलीज करवाते हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। आगे चले, 2 पेन से क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करवाते हैं। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन भी एक हार्मोन है जो कि क्या करता है कि किसी भी एक्सेस ग्रोथ को रोकता है, मतलब एक्सेस हार्मोन को रोकता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को भी रोकता है। तभी गुरुजी ने बोला है कि 2 पेन किसको नहीं देना चाहिए, टीनेजर्स को 2 पेन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को वो इनहिबिट करता है, रोकता है। साथ साथ में इंसुलिन और ग्लूकागोन को भी इनहिबिट करता है, टीएसएच को भी इनहिबिट करता है। ये इनहिबिटरी हार्मोन है, मतलब कुछ भी रोकता है, ये किसी भी एक्सेस अमाउंट में जो हार्मोन है उसको रोकता है। साथ साथ एक्सेस मिनरल्स को भी रोकता है, ज्यादा शरीर अगर ब्लड में भरते हैं उसको रोकता है, और साथ साथ कई हार्मोन्स को भी रोकता है। ठीक है, हम सब कैसे यूज करते हैं, हाँ यूज करते हैं हम सब, कि जैसे किसी भी एक्सेस सेल ग्रोथ को, मतलब ये सब इनहिबिटरी हार्मोन है, तो सेल रैपिड सेल प्रोडक्शन को भी रोकता है। जैसे कि अगर सेल्स जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं तो क्या बन जाता है, सिस्ट बनती है, ट्यूमर बनता है, पॉलिप बनता है, लेसन्स बनते हैं। तो एक्सेस सेल ग्रोथ को रोकेगा, अबनॉर्मल ग्रोथ को रोकेगा, इसीलिए हम इसको का 2 पेन को यूज करते हैं सिस्ट में, ट्यूमर में, पॉलिप्स में, लेसन्स में। तो थोड़ा सा ये जान ले कि ये सब क्या है। जैसे अगर थोड़ा सा एक लेयर के में अगर बढ़ेगा सेल्स तो उसको लेसन्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर और थोड़ा सा बढ़ता है पॉलिप, थोड़ा सा और बढ़ता है तो सिस्ट और ट्यूमर, इस तरह से। तो इस ये सभी जो है एक अबनॉर्मल सेल ग्रोथ ही है, तो इन सब में हम 2 पेन यूज करेंगे। जैसे कई लोग का क्वेश्चन होता है कि पॉलिप्स अलग है, सिस्ट अलग है, तो 2 पेन तो केवल सिस्ट को रोकता है। 2 पेन किसी भी एक्सिस ग्रोथ को, अबनॉर्मल सेल डिवीजन को रोकता है। तो पॉलिप भी जो है अबनॉर्मल ग्रोथ ही है, तो वहां पर भी 2 पेन काम करेगा, जैसे कि सिस्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये तो रही सोमेटोस्टेटिन की बात, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी फोकस हम करेंगे इंसुलिन पे। ठीक है, तो अब बात आती है इंसुलिन को। तो जैसे मैंने बोला कि पैनक्रियास जो है हीरो ऑर्गन है, उसी तरह से मैं मानती हूँ कि इंसुलिन जो है वंडर हार्मोन है। कैसे, ये हम जानेंगे अभी। तो जैसे कि अभी पैनक्रियास, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पे बहुत रिसर्च हो रही है, उसको यूज करके बहुत सारे एलिमेंट्स में डॉक्टर यूज कर रहे हैं। उसी तरह से इंसुलिन पर भी बहुत रिसर्च चल रही है। इंसुलिन भी केवल ब्लड शुगर कंट्रोल तक ही सीमित नहीं है, उसका फंक्शन बहुत ज्यादा पोटेंट इंसुलिन भी है। तो इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं, क्या है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक
पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक आइलेट से। ठीक है। और क्या है, पैनक्रियाज एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, यानी पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो अमीनो एसिड से बनेगा पेप्टाइड, और पेप्टाइड पेप्टिक, और पेप्टाइड से बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, मतलब बहुत सारे पेप्टाइड जो मिलकर है एक हार्मोन बनता है, वो है ये इंसुलिन हार्मोन है। और इसमें केवल इसमें लगभग 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है हार्मोन होता है। ठीक है। कैसे रिलीज होता है, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम ये मानते हैं कि शरीर में कि हमने शुगर खाई और इंसुलिन रिलीज हुआ। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारे स्टेप्स में कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद कोई हार्मोन या एंजाइम रिलीज होता है, लेकिन वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमको पता नहीं चलता कि वो कितने स्टेप्स में जाके वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो पहले प्री प्रो इंसुलिन के रूप में फॉर्म होता है, उसके बाद वो बाद में प्रो इंसुलिन में चेंज होता है, और जैसे ही जब रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्रो इंसुलिन के रूप में स्टोर रहता है, और जैसे ही हमें जरूरत पड़ती है इंसुलिन की, तो वो फिर इस प्रो इंसुलिन से इंसुलिन के रूप में रिलीज होता है, और साथ में सी पेप्टाइड करके एक और जो एक मॉलिक्यूल जो है रिलीज होता है। तो सी पेप्टाइड और इंसुलिन जो है सेल से एक साथ रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। तो जब हमें ये जब जानना होता है कि एक्चुअली कोई पेशेंट के अंदर इंसुलिन कितना रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं, मतलब जितना सी पेप्टाइड निकलेंगे, जितने अमाउंट में सी पेप्टाइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, उतने ही अमाउंट में इंसुलिन भी रिलीज हुआ होता है। तो एक्चुअली इंसुलिन कितना बन रहा है किसी पेशेंट के अंदर, वो जानने के लिए सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम कई बार डॉक्टर लिखते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट करा के आइए, एक्चुअली इंसुलिन कितना है। तो ये सी पेप्टाइड क्या हुआ कि प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनने की फेज है। प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन बनेगा और सी पेप्टाइड बनेगा। ठीक है। ये हुआ सी पेप्टाइड के बारे में, इंसुलिन के फॉर्मेशन के बारे में, सिंथेसिस के बारे में। अब ये काम क्या करता है क्या, ये मेन एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब वही बनाने वाला हार्मोन है। क्या करता है ये, इसको तो सभी जानते हैं कि ये ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को कंट्रोल करता है, यानी अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उसको वहां कम करता है। कम कैसे करेगा, खाएगा तो नहीं, कैसे कम करेगा कि ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, ब्लड में जो अवेलेबल इंक्रीज जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाता है। तो सेल्स में ग्लूकोज के रीअपटेक को बढ़ाता है, यानी सेल्स के अंदर एक की तरह काम करता है। इसकी वजह से जो है ग्लूकोज जो है सेल के अंदर जाता है। ठीक है। तो सेल में एक तो ग्लूकोज की रीअपटेक को बढ़ाता है, और क्या करता है, जैसे लिवर सेल्स में, और स्केलेटल मसल्स में, मसल सेल में, और फैट सेल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ये जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब अगर लिवर में और स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करवाता है। और सेल्स में अगर एनर्जी एनर्जी फॉर्मेशन में को, मतलब ग्लूकोज को एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज करवाता है। अगर सेल में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए जरूरत है तो सेल में ग्लूकोज जो है एनर्जी फॉर्मेशन में क्रेब्स साइकिल में चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है तो उसको मतलब एक्सेस में जो है उसको स्टोर करके ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। और फैट सेल्स में, ये एडिपोज टिश्यू में, उसको फैट में कन्वर्ट कर, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके उसको लाइपोजेनेसिस करके, यानी ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करना लाइपोजेनेसिस होता है, उसको वैसे फैट सेल में फैट के रूप में स्टोर करवाता है। तो इस तरह से ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करके सेल में स्टोर करवाता है। ठीक है। और क्या फंक्शन करता है, इंसुलिन केवल ग्लूकोज के पे ही फंक्शन नहीं करता, ग्लूकोज के इंसुलिन जो है अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स दोनों पे भी काम करता है। तो 60% जो काम जो है ग्लूकोज इंसुलिन का, वो ग्लूकोज पे है। मतलब ग्लूकोज को अगर आम भाषा में बोलो तो ग्लूकोज को ब्लड में से ठिकाने लगाने का काम जो है इंसुलिन करता है। इसी तरह से अमीनो एसिड को भी ब्लड जो है सही जगह पे पहुंचाने का, मतलब एक्सेस जो अमीनो एसिड है उसको सेल के अंदर पहुंचाने का काम भी करता है। तो अगर सेल ब्लड के अंदर इंसुलिन अमीनो एसिड्स बढ़े हुए हैं तो वो सेल के अंदर पहुंचाकर उसको प्रोटीन सिंथेसिस में काम में लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस में और मसल बनाने में। ठीक है। इसी तरह से फैट भी वो सेल के अंदर
ले जाता है। ठीक है, ये तो जनरल फंक्शन हुआ, ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे इसके बारे में। इसके अलावा और क्या काम करता है, तो जैसे कि हमने ये देखा कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, मतलब सेल के अंदर अमीनो एसिड को ले जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है इंसुलिन। तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जहां भी प्रोटीन बनाना हो, जहां भी हमें ये पता है कि प्रोटीन की कमी है, यानी वहां हम इंसुलिन का मैक्सिमम यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकते हैं। साथ में मसल मसल बनवाने के लिए ही, मतलब जैसा हमें पता है कि अमीनो एसिड को ले जाकर टिश्यू मसल बनाता है, तो मसल बनाने के लिए जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वहां इंसुलिन यूज कर सकते हैं। तो मसल रिपेयर में, जहाँ मसल का मतलब क्या हुआ, टिश्यू रिपेयर का मतलब, मसल रिपेयर का मतलब क्या हुआ, जो भी डिजेनरेटिव डिजीज है, कार्टिलेज बनानी है, ठीक है, ये सब में हम इंसुलिन का यूज कर सकते हैं। तो इंसुलिन तो हमें पता है कैसे बनेगा, टैन पेन से। तो टैन पेन का यूज करके हम टिश्यू रिपेयर में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसीलिए गुरुजी ने टैन पेन यानी एथरो ट्रीटमेंट जो है यूज करके नी के पेशेंट्स को यूज एथरो ट्रीटमेंट बनाया था नी के पेशेंट्स के लिए। तो उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत, मैं जैसे पर्सनली बहुत यूज करती हूँ एथरो यानी टैन पेन का यूज करके हम टिश्यू रिपेयर वाले फंक्शंस में, हम टिश्यू रिपेयर वाले, जहाँ टिश्यू रिपेयर करना हो वो डिजीज में बहुत हेल्प करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है मसल बनाने में, टिश्यू रिपेयर में यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि इंसुलिन जो है पोटेशियम की जो है बेटा, जैसे अगर एक्सेस पोटेशियम सेल में है तो उसको भी कम करवाने में हेल्प करता है, मतलब पोटेशियम के अप रीअपटेक को सेल के अंदर उसमें भी बढ़ाता है, उसमें भी हेल्प करता है। यानी किसी सेल के अंदर, किसी ब्लड के अंदर अगर किसी का हम देखें कि पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो उस पोटेशियम को कम करने के लिए भी हम टेन पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किसके अलावा क्या फंक्शन करता है कि कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस कॉम्प्लिकेशंस में हेल्प करता है। जैसे कि जैसे हमने बताया कि अगर ब्लड के अंदर फैट ज्यादा है, फैटी एसिड ज्यादा है, तो उसको भी सेल के अंदर ले जाएगा। तो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में भी, कार्डियोवैस्कुलर यानी प्लाक जमता है, जैसे बोलते हैं ब्लड के अंदर क्लॉट जमता है, फैट जो जमता है, तो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस में भी हम इंसुलिन को यूज कर सकते हैं, और ऑलरेडी कर ही रहे हैं। जैसे कि एथरो ट्रीटमेंट जो हमारा है, टेन पेन यूज करते हैं ना हम, जब ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो, तो इसको यूज करके हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट बना हम देते हैं, बना यूज कर रहे हैं एथरो ट्रीटमेंट। ठीक है, और क्या कर सकता है, और क्या करता है कि जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन के अंदर भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लिकेशंस में हेल्प करता है। जैसे कि हम यूज कर, जैसे कि अगर हमें ब्रेन पैरालिसिस वाले पेशेंट्स हो गए, जैसे ब्रेन में क्लॉट्स बन गया, तो वहां भी हम इंसुलिन को यूज करके यानी टैन पेन को यूज करके और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन और अब बेटर रिजल्ट ले सकते हैं टैन पेन को यूज करके सेरेब्रल नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत फंक्शन है, अभी हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। अभी ये पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप सब लोग इजीली जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे हम इंसुलिन को के बारे में पढ़कर, इंसुलिन को आगे रिसर्च कर के बारे में जानकर और ट्रीटमेंट्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन जो है वो मेमोरी इनहेंसमेंट में, यानी याददाश्त को बढ़ा सकता है और लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। तो इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारे पास सारे जो एमआर चाइल्ड आते हैं, यानी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड चाइल्ड जो आते हैं, चिल्ड्रन जो आते हैं, या फिर जैसे कि हम बात करें कि सीपी चाइल्ड, जैसे सीपी चाइल्ड में क्या है, सेरिब्रल पैल्सी है, वहां यूज कर सकते हैं। या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, डिसलेक्सिक बच्चे हैं, डिसलेक्सिया है, या किसी और को भी अगर नॉर्मली मेमोरी एनहेंसमेंट करना हो, तो इंसुलिन जो है हेल्प कर सकता है। तो हम वहां पर टेन पेन का यूज करके और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इंसुलिन जो है बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स हैं जिनकी बोन डेंसिटी कम है, वहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं टेन पेन को। तो ये तो हमने देखा कि इंसुलिन बहुत पोटेंट है, बहुत फंक्शन कर सकता है। मैंने केवल एक छोटी सी लिस्ट बना के तैयार की है। अगर आप भी अगर इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे तो
इंसुलिन इतना पोटेंट हार्मोन है, बहुत रिसर्च चल रही है, और आप लोग भी इंसुलिन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के अपने ट्रीटमेंट्स को और बेटर बना सकते हैं। इस अभी तक जो हमने फैक्ट्स जाने इंसुलिन के बारे में, उसको भी यूज करके आप अगर ट्रीटमेंट में अगर 10 पेन यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं। हम लोग कैसे यूज करें इसको, जैसे केवल आप 10 to 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंजरी ट्रीटमेंट को कभी भी पेन के पेशेंट में जैसे हम इंजरी देते हैं तो कभी भी खाली इंजरी नहीं दे रहे हैं कुछ टाइम से, जैसे हम लोग तो 10 पेन के साथ इंजरी लगा के, जैसे 10 पेन वाली इंजरी को जैसे हर स्टेप में 10 पेन लगाया, फिर 1 गोल 4 लिवर 4 चेस्ट ओनली, 10 पेन 1 गोल 4 लिवर 4 चेस्ट ओनली 10 राउंड एरो, फिर 10 पेन लगाया 1 गोल 4 लिवर 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। तो 10 पेन इंजरी इसको बोलेंगे। तो 10 पेन वाली इंजरी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और मतलब आप नॉर्मल इंजरी के बजाय 10 पेन लगा के दीजिए, या फिर जैसे मैंने आगे बताया एक्सोक्राइन फंक्शन में बताया कि वन वन लगा के दीजिए, 1 पेन लगा के दीजिए, 8 पेन लगा के दीजिए, 10 पेन लगा के दीजिए। तो इस वाले ऐसे वाले इंजरी के बहुत ही बेटर रिजल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट की बात करें तो दोनों ही जो पेंक्रियाटिक जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और हम अपने इन फैक्ट्स का यूज करके हम अपने ट्रीटमेंट्स को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात इंसुलिन की। और इंसुलिन पे भी बेस्ड बहुत रिसर्च हो चुकी है, तो मैंने कुछ रिसर्च पेपर यहाँ लगाए हैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए ये रहा इंसुलिन इज रोल ऑफ ये इंसुलिन टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ वुंड हीलिंग एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल है, मैंने तो काफी पढ़े हैं, और आप लोग भी पढ़ लीजिए, चाहे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ ग्रुप। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल जो है इंसुलिन के ऊपर है, जो कि इंसुलिन जो है क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ये रही बात इंसुलिन की। और ये इंसुलिन जो है केवल और केवल मेनली बीटा सेल्स में बनता है, ऐसा लिखा जाता है कभी। पर ओनली और ओनली जैसे हम गुरुजी से बोलते हैं कि एक कोई केमिकल है वो 2 जगह बनता है, तो इंसुलिन जो है बीटा सेल्स के अलावा भी कई जगह बनता है। जैसे कहाँ बनता है, ब्रेन सेल्स में भी, कई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कई सेल्स में भी जो है इंसुलिन बनता है। उसके अलावा कहाँ बनता है, थाइमस में भी कुछ मात्रा में इंसुलिन बनता है। जैसे कि हाँ, थाइमस जैसे कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला पार्ट जो कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट मेडुला होता है। इस तरह से थाइमस में भी 2 पार्ट होते हैं। थाइमस ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट मेडुला और बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है। तो थाइमस ग्लैंड के अंदर वाले पार्ट यानी मेडुला वाले पार्ट में भी कुछ अमाउंट में इंसुलिन बनता है। इसीलिए शायद जब हम डायबिटिक पेशेंट कुछ डायबिटिक पेशेंट को थाइमस देने से उनकी शुगर कम हो जाती है। देखा हुआ है ना, कई पेशेंट को हमने देखा है कि हम किसी को तो हम इंसुलिन थाइमस देने से जो है नुकसान हो जाता है, और किसी किसी को थाइमस देने से फायदा हो जाता है, इनफैक्ट उनकी शुगर कम हो जाती है। तो शायद ये देने का ही तरीके का फर्क होगा, क्योंकि थाइमस का हमें मेडुला वाले पार्ट को स्टिमुलेट करना है। तो थाइमस का जब मेडुला ओके तो और बीच में गिफ्ट कर दिया था 8 मिनट। थैंक यू। हाँ थोड़ी सी क्लास है। अभी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो
हम थे कि इंसुलिन कहाँ और बनता है। इंसुलिन जो है वो केवल हम ये जानते हैं कि बीटा सेल्स में बनता है, पेनक्रियास में। लेकिन वो मेनली पेनक्रियास में बनता है, उसके अलावा जो है बहुत सारी जगह भी इंसुलिन बनता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कुछ अमाउंट में जो है पेनक्रियास इंसुलिन बनता है। उसके अलावा थाइमस के मेडुला वाले पार्ट में भी जो है इंसुलिन बनता है। इसीलिए शायद जब हम किसी किसी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन थाइमस देते हैं तो उसका शुगर जो है कम हो जाता है। उसका रीजन यही रहा होगा कि वहां थाइमस को देने से मेडुला वाला पार्ट जो है एक्टिवेट हुआ और साथ उसमें इंसुलिन रिलीज हुआ होगा और उसका थाइम उसको जो है शुगर जो है उसका कम हो गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है थाइमस देने से इस डायबिटिक वाले पेशेंट्स को अच्छा लगा। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इंसुलिन के बारे में जानकर अपने ट्रीटमेंट्स को और बेटर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज करके कि डिजेनरेटिव डिजीजेस में, इंजरी वाले पेशेंट्स यानी पेन वाले पेशेंट्स को, टिश्यू रिपेयर वाले पेशेंट्स में, ऑटिस्टिक चाइल्ड में, मेमोरी इनहांसमेंट में, बहुत सारे और जो है डायबिटिक पेशेंट्स के अलावा और बहुत सारे पेशेंट्स में हम अपना 10 पेन का यूज करके जो है 10 पेन वाली इंजरी को यूज करके या 10 पेन को अकेले यूज करके हम जो है बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो 10 पेन के साथ जैसे 10 पेन सीडीआर लगा के 10 पेन 6 ADR लगा के हम रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये रही बात एंडोक्राइन फंक्शन की पैनक्रियास की। आई थिंक अब आप इंसुलिन पैनक्रियास के बारे में ज्यादा जान के अब ये तो मान गई होंगी कि पैनक्रियास जो है एक हीरो ऑर्गन है। तो ज्यादा से ज्यादा पेन को यूज कीजिए अपने ट्रीटमेंट्स में। और एक और बात, जैसे कई लोगों का डाउट है कि हम 10 पेन देने से शुगर कम कंट्रोल होती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पेनक्रियास देने से, ज्यादा पेनक्रियास देने से किसी की शुगर कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे सिस्टम बॉडी में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है कि कोई हार्मोन जितना काम आना है वो उतना ही काम आता है, उसके अलावा अगर नहीं है तो उधर वो का फंक्शन नहीं करता। इसको हम लिमिट टर्म्स में कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि अगर कोई प्रिंसिपल है स्कूल की, तो जैसे वो स्टूडेंट पे भी चेक रखती है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई क्लास शोर मचा रही है तो उसको डांटती है। टीचर्स को भी रखती है, मैनेजमेंट को भी देखती है, ये और भी बहुत सारे फंक्शन करती है। तो हमेशा जरूरी तो नहीं है जैसे वो टीचर्स को ही डांटेगी या देखेगी या स्टूडेंट को ही डांटेगी। तो इंसुलिन ऐसा मल्टीटास्किंग जो हार्मोन है, तो अगर वो ब्लड से, अगर वो सेल से रिलीज हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो शुगर को कम करेगा। अगर ब्लड शुगर जो है कंट्रोल में है तो वो जब इंसुलिन रिलीज होगा तो वो और फंक्शन, जैसे अगर रिपेयरिंग का फंक्शन जरूर, अगर रिपेयरिंग की फंक्शन की जरूरत है या किसी और फंक्शन की जरूरत है, अगर ब्रेन सेल्स को जरूरत है तो वो वहां जाएगा। हमेशा जो वो है उसको यूज नहीं, वो हमेशा ब्लड शुगर को कम नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा भी अगर जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन वहां भी दिया था बनारस के प्रोग्राम में, तो वहां कई लोगों ने ये बोला था कि नहीं, हमने देखा है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट है यानी जिनकी शुगर कम रहती है, तो वहां 10 पेन देने से कम हो गया है। तो फिर भी मैं ये बोलूंगी कि प्रिकॉशनरी, अगर आपको ये लगता है कि कोई ऑलरेडी ऐसा पेशेंट है जिसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, मतलब जो आपको लगता है कि जो शुगर इसकी कम रहती है, तो वहां आप 10 पेन को अगर यूज करते हैं तो प्रिकॉशनरी आप उसको 4 पेन वाला मल्टीविटामिन दे दीजिए। सिर्फ ये प्रिकॉशनर के हिसाब से बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन देने से जो है किसी की शुगर कम हो जाती है। फिर भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गुरुजी ये चाहते थे कि हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से सभी को फायदा हो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप अपनी समझ से ट्रीटमेंट बताइए, बनाइए और 10 पेन का यूज कीजिए। लेकिन साथ में अगर ऐसा लगता है तो उसको 4 पेन देखिए, उसका शुगर में आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। तो ये रही बात प्रयास के बारे में। तो और इसके अलावा अब आपको बताइए कि किसको कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हाँ जी, अशोक जी आप अनम्यूट कर लीजिए, पूछिए। जी मैडम नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो। हमको 10 पेन कब स्टार्ट करना चाहिए, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम थाइमस ग्लैंड का मेडुला ब्लॉक को कैसे स्टिमुलेट करेंगे। ये दो क्वेश्चन। हाँ, तो 10 पेन को कब यूज करना चाहिए? 10 पेन को हम स्टार्टिंग दिन से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम
टेन को बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, कि जैसे हम कई लोग ऐसे भी यूज कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट में अजय नॉर्मल में टेन लगा के यूज कर रहे हैं। नो टेन को अकेला भी यूज कर सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग के डे से ही, डे वन से ही टेन यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम टेन को बहुत दिन बाद यूज करें। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि हम मेडुला वाले पार्ट को कैसे एक्टिवेट करें। ऐसा कोई अभी तक मुझे नहीं मतलब ऐसा किसी ने नहीं बताया है, लेकिन एक ऐसे कुछ इस बात हो रही थी किसी सीनियर थेरेपिस्ट से, तो उन्होंने बताया है कि स्ट्रोक ट्रीटमेंट जो होते हैं, स्ट्रोक से हम मेडुला के, थाइमस के मेडुला वाले पार्ट को उकसा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे अभी मतलब डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अभी हमारी बात चल रही है, रिसर्च चल रही है, ऑलरेडी हम थाइमस पे पढ़ रहे हैं, थाइमस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि स्ट्रोक स्ट्रोक के जैसे अगर हम थाइमस देते हैं, मतलब हल्का स्टिमुलेशन देते हैं, और वो उस तरीके से हम मेडुला वाले पार्ट को उकसा सकते हैं। लेकिन वो उसमें मैं भी कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा और टाइम लगेगा इसको कंफर्म करने पे कि हम कैसे मेडुला वाले पार्ट को उकसाएं। ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। और हाँ जी, किसी का और क्वेश्चन? सिंह जी का क्वेश्चन है। मैडम मैडम, जैसे स्वेट को उकसाते हैं हाँ जी। वैसे ही इसको थैमस को उकसाते हैं, थोड़ा सा दर्द देके। हाँ देखो, एग्जैक्टली जैसे हम जैसे एडीआर को घिस के उकसाते हैं, स्वेट को हम थोड़ा दबा के उकसाते हैं, है ना, और मेडुला वाल पार्ट को दबा के उकसाते हैं। तो ये हो सकता है, जैसे मैंने जिसे बताया, जिसने बताया मुझे, तो उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया। मेरा भी इसी तरह से क्वेश्चन बोला था कि जैसे हम थोड़ा केवल इस रब करके, जैसे हम जैसे थाइमस हम कैसे देते हैं, थाइमस केवल 3 बार रब करते हैं, जैसे कई लोग 3 फिंगर से करते हैं, कई लोग साइड से, हैंड के साइड से करते हैं, है ना। तो केवल हम रब करते हैं तो हमारा जो है कॉर्टेक्स वाला, मतलब थाइमस को हम जनरली ऐसे देते हैं। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा अंदर वाले पार्ट को दबाना है तो हम थोड़ा दबा सकते हैं, या किसी और तरीके से दे सकते। तो उन्होंने भी मुझे कंफर्म नहीं किया, उन्होंने बोला था कि हाँ अभी आप और रिसर्च करो, आप पढ़ो, मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, बाकी अभी ये अनुमान ही है। हाँ, हम थोड़ा अलग तरह से अगर थाइमस देंगे तो शायद मेडुला वाले पार्ट को उकसा सकते हो। और मेडुला वाला फंक्शन जो पार्ट जो है ना थाइमस का, वो कि इंसुलिन ही नहीं, उसमें मेलाटोनिन भी सीक्रेट होता है, उसमें और बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जैसे भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो वैसोडाइलेशन का फंक्शन करते हैं। तो मतलब अगर थाइमस जो है वो भी अपने आप में बहुत वंडर जो माने की ग्लैंड है, बहुत ज्यादा फंक्शन कर सकता है, थाइमस बहुत पोटेंट है। तो थाइमस पे आगे मैं पढ़ रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ आगे, मतलब थाइमस को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो लेकिन वो उसमें भी मेडुला वाले पार्ट को, तो अब बात ये आती है कि कैसे उकसाएं। तो देखते हैं आगे, अब 1-2 महीने में और हम इस पे किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि थाइमस को कैसे, कि मेडुला वाले पार्ट को कैसे उकसाएं। ठीक है। हेलो मैम। मैडम, हाँ जी। हेलो। मैम हाँ हेलो। जी। मैम हाँ जी। इमरान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी। मैम आई थिंक कि थाइमस को जो मेडुला पार्ट को करने का तरीका जो है शायद आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी की एक वीडियो में है। उन्होंने क्या किया, अंगूठे से जो है थाइमस पॉइंट को दबाया है और पीछे इसके जस्ट इसके पीछे हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो आई थिंक वो अंगूठे से थाइमस को दबा के पीछे रब कर रहा है। आई थिंक वो मेडुला को ही एक्टिवेट करके उससे उन्होंने ये बताया कि अगर किसी की शुगर बहुत बड़ी हुई है तो उसके देने से शुगर तुरंत डाउन होती है। हाँ तो और हो अगर स्ट्रेस है किसी को तो आई थिंक वो उसको थाइमस के मेडुला को ही वो दबा रहे हैं अंदर करके। एग्जैक्टली अगर किसी ने बताया है, आई थिंक शायद। हाँ तो आप वो वीडियो आप मेरे वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है, और फिर हम मैम वो उनका यूट्यूब पे वीडियो पड़ा था उनका, आचार्य रामगोपाल दीक्षित सर का, तो मैंने वहां पे देखा था। तो जब अभी आपने बताया ना मेडुला पार्ट, तो मैंने हाँ रिलेट किया कि शायद वो उसको मेडुला को ही प्रेस कर रहे हैं अंदर, और पीछे उसके जस्ट पीछे पीठ पे जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके और स्टिमुलेट टू इंटरनल मेडुला को ही कर रहे हैं शायद थाइमस के। हाँ, हो सकता है कि वो इसीलिए कह रहे हो, क्योंकि मेरी अभी किसी इस सीनियर थेरेपी से जिनसे इस बारे में बात नहीं हुई है, आगे अभी थोड़ा और ज्यादा रिसर्च लेके उनसे बात की जाएगी। तो हो सकता है कि उन्होंने इस बारे मेडुला वाले पार्ट को ही एक्टिवेट किया हो, इस तरह से थाइमस को देके, तो वो इस तरह से यूज कर सकते मैं हैं, क्योंकि अगर मैं सर्च करता हूँ। अगर सर का वीडियो कहीं पड़ा होगा यूट्यूब पे तो मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा। तो ये बात सही है कि वो एकदम इंसुलिन रिलीज होता है, और काफी अच्छे अमाउंट में इंसुलिन रिलीज होता है थाइमस से, तो वो मेडुला से इंसुलिन हाँ, रिलीज क्योंकि कर। उनका ये स्टेटमेंट था कि इसमें कई बार क्या होता है कि हमको पेशेंट को देखना पड़ता है, पेशेंट के इतना ज्यादा इंसुलिन हो जाता है कि मतलब वो कई बार पेशेंट गिर भी पड़ता है।
हाँ तो इनका तो वो इट मीन्स कि जी, हाँ तो बस उन्होंने लॉजिक नहीं दिया, लॉजिक मैंने दे दिया। तो लॉजिक यही है कि उनसे थाइमस से इंसुलिन रिलीज हुआ होगा और साथ में मेलेटोनिन भी रिलीज होता है, तो स्ट्रेस में भी वो हेल्प राइट करता मैम। है। स्ट्रेस में भी उन्होंने ये भी कहा जैसे कि कोई बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में है तो उसको भी ये पॉइंट देने से हाँ, तुरंत वो एकदम हो सेरोटोनिन जाता है। और तो इसी मेलेटोनिन जो दोनों आप रिलीज होते हैं उससे, यस मैम। से। हाँ तो अभी जब आपने बताया तो उसको मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि पहले तो उनका वीडियो देखा था बट उससे ये रिलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी जब आपने क्लियर किया तो मुझे क्लिक हुआ कि शायद वो इंटर मेडुला को ही वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप उसको आप शेयर कीजिएगा, और सभी लोग आप जो मेरे क्लासेस में हैं वो आप उस तरह से आप यूज करके देखिए, तभी तो कोई नई रिसर्च सामने आएगी। तो आप यूज कर सभी ट्राई करेंगे उसको, नए पॉइंट को, तो जिससे हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं थाइमस को यूज करके, और भी अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है। किसी राइट मैम, करता हूँ मैं उसको ढूंढ के। हाँ हाँ जी, किसी का और कोई किसी क्वेश्चन, कुछ क्वेरी इस तरह से रही हो, या किसी का अपना पर्सनल कोई और इस तरह का अनुभव रहा हो। मैडम मैं एक चीज गुड पूछ रहा इवनिंग। था। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, आप कह रहे थे ना पेनक्रियाटिक कैंसर में ये नहीं देते हैं, पेन नहीं देते हैं, हाँ जी, क्यों? देखिए जिस किसी भी ऑर्गन का जो भी कैंसर है, जैसे कि अगर लिवर कैंसर है तो लिवर का पॉइंट नहीं देते हैं, क्योंकि जब जहाँ कैंसरस है, जहाँ कैंसर फैल गया है, वहां उसको यूज करते हैं पॉइंट को, तो कैंसर सब जगह फैलता है। मतलब कैंसरस सेल्स का जो आप सोचिए कि जो केमिकल है या कैंसर जो है वो सभी जगह फैल जाएगा। तो इसी तरह से गुरुजी ने ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस भी ऑर्गन का कैंसर है उस ऑर्गन को स्टिमुलेट नहीं करना। जैसे अगर लिवर का कैंसर है तो लिवर पॉइंट नहीं देना, पैन का कैंसर है तो पैनक्रियाज नहीं, पैनक्रियाज पे कैंसर है तो पैन पॉइंट नहीं देना, किडनी में कैंसर है तो किडनी पॉइंट नहीं देना। तो इस तरह से जिस भी पार्ट का कैंसर है उस पॉइंट को यूज ना करते हुए बाकी ट्रीटमेंट उसको देते हैं पेशेंट को, इसीलिए। वैसे अमूमन टू टू पेन देते हैं कैंसर वाले, उसमें भी ना, टू पेन हाँ, टू तो जैसे सिक्स। अगर किसी भी कोई भी और उससे भी क्या कैंसर। देंगे फिर, हाँ तो कैंसर है? हाँ तो बता रही हूँ ना, जैसे कि अगर सभी की जगह कैंसर है, मतलब सब पैनक्रियास को छोड़ के कहीं और कैंसर है तो टू पेन हम देते हैं, तो टू पेन से सारे कैंसर पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पैनक्रियास में कैंसर है तो टू पेन नहीं देंगे। जैसे हमारे और भी कई सारे पॉइंट हैं, जैसे लिवर, लिवर जैसे हमारा मल्टीटास्किंग ऑर्गन है, तो लिवर का यूज हम टू पेन कैंसर में टू पेन के साथ लिवर भी यूज करते हैं, गैस और गैसाइड पॉइंट भी यूज करते हैं, और पैरा भी यूज करते हैं, बहुत सारे पॉइंट यूज करते हैं। तो वहां अगर पैनक्रियाटिक कैंसर है तो हमें पैन छोड़कर लिवर का यूज करके, पैरा का यूज करके, वन पैरा मतलब का यूज करके, बहुत और पॉइंट्स को यूज करके हमें वहां कैंसर को खत्म करना होगा, लेकिन हम वहां पे पैनक्रियास वाले पॉइंट यूज नहीं कर सकते। तो ओके, थैंक यू। कुछ तो लिमिटेशंस हर थेरेपी की होती है, तो ये मानिए कि शायद हमारी थेरेपी की ये लिमिटेशंस है कि हम कैंसर में उस पॉइंट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन। गुड इवनिंग, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी। हाँ मैम, जैसे इंजरी में आपने राउंड एरो बताया ना, ये 10/20, हाँ तो जी, ये स्पाइन का कितना एरिया कवर करेंगे राउंड एरो में हम, देखो राउंड एरो जिसमें जनरली, थाइमस नहीं देना इंजरी में? देखो जब राउंड एरो हम नॉर्मली देते हैं, जब नॉर्मल जो अगर ऑटोइम्यून का पेशेंट नहीं हो, यानी अगर इसको डायबिटीज नहीं हो, तो हम T1 से L5 तक का देते हैं, है ना। लेकिन अगर जैसे अगर पेशेंट हमारा ऑटोइम्यून का है या थाइम जस्ट या शुगर का है, जहाँ हम ब्लॉक करते हैं, थाइमस ब्लॉक करते हैं, वहां हम L1 to L5 देते हैं। तो ये जनरल है, जनरल राउंड एरो मैंने लिखा है ट्रीटमेंट जो है। अब आप अपने हिसाब से यूज कीजिए। अगर आपके पास कोई ऑटोइम्यून का पेशेंट है जिसको हम 10 पेन दे रहे हैं, तो हम वहाँ L1 से L5 यूज करेंगे राउंड एरो। अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को दे रहे हैं जिसका ना तो ऑटोइम्यून है ना थाइमस है, ना आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कोई इसका लग रहा है थाइमस ब्लॉक करने वाले बाद, तो आप उसको पूरा T1 से L5 तक दे सकते हैं। ठीक आपको है मैम, थैंक यू। क्लियर हो गया। हाँ ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन। जैसे MND का पेशेंट नहीं है, हाँ जी,
तो उसके अंदर मैम जो भी नॉर्मल है नॉर्मल देते हैं, तो उसमें हम 10 पेन दे सकते हैं, एक पेन की बहुत, जरूरत कोई हाँ, दिक्कत नहीं 10 है। पेन दे सकते हैं, 10 पेन के बहुत अच्छे रिजल्ट है। वहां मैंने बताया ना कि सेरेबल एट्रोफी में ब्रेन सेल्स को बनाने में 10 पेन आप यूज करके देखिए। मतलब हम तो बहुत यूज कर रहे हैं, मतलब हम अभी पिछले 3 महीने से तो इतना ज्यादा 10 पेन को यूज कर रहे हैं। मतलब मैं शायद ही मेरा कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसको मैं 10 पेन यूज नहीं करती हूँ। मतलब हर पेशेंट को 10 पेन मैक्सिमम यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ पेन के पेशेंट में इंजरी देना है वहाँ 10 पेन दे रही हूँ, और मैं किसी को ट्रीटमेंट बताती भी हूँ तो उन लोगों को भी मैं 10 पेन इंजरी बता रही हूँ। और सब लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा है कि हाँ, 10 पेन इंजरी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है पेन में। तो आप भी यूज करके देखिए, आपको भी बेटर रिजल्ट मिलेगी। जैसे अभी कुछ फैक्ट्स मैंने ऐसे बताए कि जिनको मेरे पास, जैसे जो जो पेशेंट नहीं है मैं वो यूज नहीं की, जैसे मेरे पास अभी कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो वहां मैं यूज नहीं कर पा रही, लेकिन जिसके पास आपके पास है अगर स्पेशल चाइल्ड तो वहां आप यूज करके देखिए और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैंने पार्किंसंस के पेशेंट को भी, अभी मेरे पास पार्किंसन का पेशेंट चल रहा है तो वहां मैं उनको भी 10 पेन इंजरी देके लगा रही हूँ, तो 10 पेन ज्यादा यूज कर रही हूँ, तो उनके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट, मतलब मेरे पहले वाले पेशेंट से बेटर रिजल्ट इस बार आ रहे हैं, क्योंकि शायद मैं 10 पेन ज्यादा यूज कर रही हूँ। तो आप लोग भी यूज कीजिए और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम इसको एक अच्छा, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट बन सके और आगे हम सभी को बता पाए। अभी तो ये ट्रायल में ही है मेरी तरफ से, और आप लोग यूज करेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक ये पहुंचाएंगे। तो आप मेरे ग्रुप में या किसी में भी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास एक सीपी चाइल्ड है, वो जो था प्री मेच्योर बेबी हो, तो हाँ, उस पे यूज करते हैं। कल मैं बात करूंगा फिर आपसे। हाँ जी, हाँ, आप यूज कीजिएगा, हाँ, क्योंकि देखिए आप किसी और भी। हाँ जी। तो उस पे यूज करेंगे मैम, जैसे हाँ, भी होगा, लेकिन मैं आपसे बात करनी है, कई बार बात नहीं हो पाई। हाँ, बात नहीं हो पाती है, फिर जब आपका फोन आया था तब मैं हम चले गए थे। आप मैं ही कोई नहीं आपको कोई कॉल, नहीं, कल मैं आपको टाइम 10 बता दो आप। साढ़े 10 11 बजे के आसपास मैं कॉल करती हूँ, अगर आप अवेलेबल हो तो। ओके, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है है। मैम, ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, मैं भी एक पूछ लूं? हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ। अच्छा, ये एक शुगर पेशेंट है, उसको इंजरी है, इंजरी हो गई, उसका हाथ जो है ना काम नहीं कर रहा है, बायां हाथ। हाँ, तो मैं जो उसको, हाँ, जो मैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना, हाँ जी, उसमें ना मैं 10 पेन 3 गर्ल 7 लिवर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि B12 भी कम है उसका। हाँ, तो गलत तो नहीं है ना? कोई गलत नहीं है। देखो, कोई गलत गलत कुछ है ही नहीं। मैं तो अपने जो सभी को पढ़ाती हूँ, जो स्टूडेंट भी है, आप कॉम्बिनेशन आप बनाओ, गलत कुछ नहीं है। गुरुजी के अगर पुराने, जैसे हमने आचार्य जी, अभी क्लास में शायद आए नहीं गुरुजी, आचार्य जी ने बोला था क्लास में आएंगे। तो आचार्य जी ने जब हमने जब पढ़े थे तो उन्होंने जब जो गुरुजी के ओरिजिनल ट्रीटमेंट शो किए थे, तब गुरुजी भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते थे। ऐसा नहीं है कि हमें B12 ही देना है, हमें 10। इस कॉम्बिनेशन हम खुद बना सकते हैं। अगर आप B12 भी देना है, 10 पेन भी देना है, अगर आप इस तरह से दे रहे हैं तो दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अजय नॉर्मल में 8 पेन लगाना है, 10 पेन भी लगा सकते हैं, अकेले खाली भी दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कैसे बना रहे हो, लेकिन ट्रीटमेंट कुछ भी गलत नहीं है, आप दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक ट्रीटमेंट हम दे रहे थे कि 3 गॉल 7 लिवर 6 ADR करके मैं दे रही थी, मतलब इंजरी का ही अलग मॉडिफाइड। तो मतलब 10 पेन लगा के हम 10 पेन 3 गॉल 7 लिवर 6 ADR करके मैं दे रही थी। कुछ दिनों मैंने यूज किया इस ट्रीटमेंट, और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि मैंने वहाँ 10 पेन यूज किया और वहाँ इंजरी जैसे मतलब 3 गॉल 7 लिवर 6 ADR भी, हमने इन्फ्लेमेशन भी लगाया। उसके भी बहुत ही रिजल्ट, ऐसे ही ट्रीटमेंट, ऐसे ही अपने मन से ट्रीटमेंट बनाया, और उसके भी हमारे बीच में पेन के, बैक पेन के पेशेंट, नी पेन के पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो आप लोग भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। ट्रीटमेंट का कुछ भी नहीं है कि ऐसे नहीं देना है। ठीक है। मैडम, विटामिन डी के लिए क्या करें? डी कम है के लिए, काफी? विटामिन डी के लिए 125 DCC, 3 गॉल 7 लिवर 125 DCC। कैल्शियम मैंने ये एक बार लिखा भी था ग्रुप में भी कि हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने के लिए 125 DCC की जिम्मेदारी होती है। तो अगर भी डी कम है तो मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम के लिए 125 DCC है। आप 3 गॉल 7 लिवर के साथ 125 DCC दीजिए। तो जैसे अब इंजरी में लास्ट में ये न्यू जीन्स इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह एक दिन न्यू जीन्स करते हैं और एक दिन जो है फिर कैल्शियम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना जी? हाँ, दे सकते हैं।
दे सकते। ठीक है, तो कैसा लगा आज का? थोड़ा सा हटके था ये सेशन, थोड़ा सा अलग सा न्यू रिसर्च पे बेस्ड था। कैसा लगा आपको ये सेशन? पहले बहुत तो बहुत अच्छा नमस्कार था। मैम। मैम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। मैम सेशन तो बहुत मैम अच्छा एक लगा क्वेश्चन मैम, था मेरा। आवाज बहुत रुक रुक के आती है। नहीं, योर आवाज सिलेक्शन क्लियर इज थी, हेलो। शायद योर आप हाँ सिलेक्शन जी। इज नेटवर्क में ऑलवेज नहीं होंगे आवाज शायद। बहुत रुक रुक के आती है मैम। सभी को क्या, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि आवाज रुक के आती है? नहीं 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 मैम, मैडम, आवाज ठीक आ रही है क्लियर थी आवाज, इनके आपकी। फोन में होगी कुछ। मैम नहीं नेटवर्क मैम, वो इशू हो मेरे तो सकता है, हो सकता है। वाईफाई चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है, फोन पे भी नेट है। तो मेरी साइड से तो कोई इश्यू नहीं था, और अभी तक तो मुझे मैडम किसी ने आपकी ये। तो अभी आवाज अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। नहीं मैम, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं था। हाँ, अ, मैं जिसको अब ये आ रहा था, तो हो सकता है कि उसके साइड नेटवर्क का क्यों इशू, क्योंकि मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं बोला कि आपकी आवाज रुक के आ रही है, क्योंकि ये issue। मैं बात कर सकता हूँ पता मैम नहीं आपसे? मैम, मेरे पास तो वाईफाई भी है और नेट भी है फोन में अच्छा। मे भी आप पता नहीं क्यों, कोई इशू पहली आपके बार हुआ साथ। है मेरे साथ ये। कोई बात नहीं, अभी हो आप। सकता है। हाँ, आपके रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं, और साथ में पीडीएफ भी शेयर करूंगी, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आवाज का डिस्टर्बेंस रहा। लेकिन मेरे साइड से नेटवर्क का कोई इशू ऐसा नहीं था। ठीक नहीं है। मैम, आपकी तरफ से कोई अच्छा, ऐसा नहीं था, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। मैम थैंक यू मैम। क्या एक क्लास और हो सकती है वीक के बीच में, कोई एक क्लास ऐसे? वीक के ये बीच में। काफी लंबा हो जाता है संडे वेट करना। चल, कोशिश करते हैं बीच बीच में एक क्लास। देखिए, मैं बीच में पहले स्टार्टिंग में हम लोग वीक में 3 क्लासेस ले रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग कम आते हैं क्लासेस में, 4-5। अब जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पिछले काफी दिनों, मतलब पिछले महीनों से, वो लोग देख रहे थे, देख भी रहे होंगे कि 4-5 लोग ही केवल क्लासेस में आते थे वीक डेज में। तो हमने सोचा कि शायद लोग अवेलेबल नहीं है, तो इससे बेटर है कि हम संडे को करें। फिर हम संडे पे आ गए। अगर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए अगर क्लास में कम स्टूडेंट रहते हैं ना, कम लोग रहते हैं क्लासेस में, मीटिंग में, तो फिर है ना थोड़ा सा, समझते हैं ना, आपकी थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है कि चलो आप कई कम लोग हैं, सब लोग। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर रहेंगे, तो हमें भी क्लासेस करने में मजा आएगा, तो हम वीक में एक क्लासेस और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बीच में एक दिन और क्लास करके कि रहे तो। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन रह गया है। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैंने ये पूछना चाहा था, मेरे पास भी एक शुगर का पेशेंट है। तो उनका जो शुगर है 170-180 के आसपास रहता है। हाँ जी, तो फास्टिंग या पीपी? कभी कभी, सॉरी, फास्टिंग या पीपी? खाली फास्टिंग। फास्टिंग, ठीक है। हाँ जी। तो उनका जो है बीच बीच में जो है उनको काफी वीक होता है, काफी बॉडी वीक हो जाती है। और मैंने देखा है कि जब उनको मैंने अपनी तरफ से जो है एक क्योडाकेना प्लस ट्रीटमेंट के साथ में सीसी के और पी हैपरेन, और 5 मिनट के गैप के बाद फिर सीसी के और पी हैपरेन दिया, तो उनका एनर्जी एकदम से हाई हो गया है, और उसमें शुगर में भी काफी आराम मिला है। हाँ, तो हाँ, तो मुझे एक्चुअली शुगर में रहा हुआ सीसी केसेस, क्योंकि कॉल ट्रीटमेंट हमारा जो है सीसी के से, फिर हमारा जो ट्रीटमेंट है कॉल ट्रीटमेंट में ऑलरेडी हमारा गुरुजी ने लिखा है कि उससे शुगर कंट्रोल होती है, बीपी कम होता है, क्रेटिनाइन कम होता है, ये तो ऑलरेडी गुरुजी लिखे हुए हैं बुक में। और एक और बात कि जैसे ही हम हेपरिन आपने दिया ना, तो वो जो मैम मैंने भी उसमें शुगर ऑलरेडी। का सॉरी, दवाई। मैं माफी चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा, उसमें हैपरिन मैंने वो एम हैपरिन दिया है, 6 मेडोला एम, के साथ जो हैपरिन दिया। अच्छा, एम हेपरिन जी। दिया। हाँ, तो हाँ, एम हैपरिन दिया, 6 मेडोला हाँ, तो के साथ। देखो, अब यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम अपने मन से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और कोई भी सेट रूल नहीं है कि इसी ट्रीटमेंट के रिजल्ट आएंगे। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट हो रखा है। क्योंकि आकांक्षा, जी। शायद आपका है, आकांक्षा आप म्यूट कर लीजिए अभी। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि इस ट्रीटमेंट के ये रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो हमारे गुरुजी ने बताया कि सब कॉम्बिनेशन से, और जैसे कि वैसे आज हमने देखा कि इंसुलिन क्या और फंक्शन कर सकता है ना, और कि अब ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या और फंक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई और ट्रीटमेंट बनाया कि इसके ये रिजल्ट नहीं आ सकते। मे बी कि वो जो केमिकल है, वो जो एंजाइम या हार्मोन है, वो फंक्शन भी करता हो जो हमें नहीं पता, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है ऐसा है कि जिसमें रिसर्च चलती चलती चली जा रही है, और उसमें हम और बेटर बेटर और बेटर से बेटर होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने कुछ ट्रीटमेंट जी। दिया हो, उससे ऐसा कुछ हो गया हो जिससे उसके रिजल्ट अच्छे आ गए हो।
तो आप कीप ऑन ट्राइंग, आप ट्राई करती कीजिए, और जो भी बेटर रिजल्ट आते जा रहे हैं उसको शेयर करती जाइए। देखिए, अगर हम अपने ट्रीटमेंट को या हमारी अपनी रिसर्च को, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको शेयर नहीं करेंगे तो केवल हमारे तक रह जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा जी आप ट्राई कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, और जो भी है वो फीडबैक किसी को भी दीजिए, किसी भी ग्रुप में दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जी। ट्रीटमेंट। ठीक है। एक ट्रीटमेंट मैडम में एक नमस्ते। और मैं था इसमें, हेलो। हाँ जी, बोल। सेकंड ट्रीटमेंट और था मेरा भी। हाँ जी, आप ना जी जी बताइए। ग्रुप में लिख के शेयर कर दीजिएगा तो सब तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि कई लोगों ने ढंग से सुना ना हो, है ना। पहले भी आपने शायद एक ट्रीटमेंट शेयर करने की बात की थी, वो शेयर नहीं किया था शान, सॉरी, मैं है ना। तो हाँ, मैं रिमाइंड करा दीजिएगा किस किस। वो तो अब वो तो हेलो। चला गया, मुझे भी याद नहीं है। फिर आप अभी ओके। जो है वो लिख हाँ दीजिएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, अनिल जी अभी का जो ट्रीटमेंट था, वो जस्ट 2 मिनट में मैं। हाँ, तो अभी का जो ट्रीटमेंट था ये भी मेरे पास लिखा है। जो अगर शुगर ज्यादा बड़ी होती है तो उसमें क्या करते हैं हम, 6 गैस आई, वो 1 गैस आई 6 पॉइंट में, हाँ। और उसके साथ में लेफ्ट पैन, 10 लेफ्ट पैन, और उसके बाद फिर हमने 1 गैस आई 6 पॉइंट में, और फिर 10 राइट पैन, और उसके बाद फिर 10 पैन × 3 टाइम। और इसके बाद साथ में जो है एम हैपरेन देने से भी शुगर का जो पेशेंट के जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ओके। मैंने टेक्स्ट करके इसको टाइप करके, और प्लीज इसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सब तक पहुंच पाए और सब इसको अपने रख पाए, ताकि नॉलेज में, ताकि अगर, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे तो रह जाएगा, तो टेक्स्ट में रहेगा तो सब लोग ठीक अपना रखेंगे साथ में। ठीक है। हाँ, अनिल ठीक जी ठीक है बोलिए मैम। आप। हाँ, जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरे पास एक पेशेंट है, उनको पैर में फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। 1 महीना प्लास्टर चढ़ा रहा। वो हाँ जी। खुलने के बाद भी अभी मतलब उसमें थोड़ा स्वेलिंग है एंकल में, और चलने में दिक्कत आ रही है। इंजरी ट्रीटमेंट वगैरह दिया था और एक दो ट्रीटमेंट और दिए थे, लेकिन कुछ आराम नहीं आया। अभी और जब दोबारा एक्सरे कराया तो उसमें उन्होंने बताया कि स्पर टाइप का, मतलब कुछ हड्डी बढ़ गई है वहां पे कुछ। अच्छा, तो वो जो कैल्शियम है वो, डीकैल्सिफिकेशन के लिए भी फार्मूला मैंने दिया था, लेकिन उससे भी आराम नहीं आया। अच्छा, एक बार रिपोर्ट्स वगैरह मुझे मेरे को शेयर कर दीजिएगा एक तो। और वैसे अगर जनरल बात करें तो उसमें क्या है कि देखिए, आप कैल्शियम मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर अभी है उनका, ठीक हो गया नहीं हुआ? ठीक तो हो गया है, लेकिन वो हड्डी बढ़ गई, अब कह रहे हैं हड्डी बढ़ गई है। कैल्शियम, अच्छा, कैल्शियम डिपोजिशन अलग साइड से हो गया है, तो आपने डिकैल्सिफिकेशन के लिए फॉर्मूला दिया तब भी उससे काम नहीं हुआ? नहीं क्या जी। दिया था, क्या दिया था उसने डिकैल्सिफिकेशन के लिए आपने? डीकैल्सिफिकेशन के लिए एसिड विद थाइमस चेस्ट वाला दिया था, उसके बाद 4 पैरा, फिर ए हेपरिन और बॉटम अप हीट। 4 पैरा, और खाली 4 पैरा? फोर हाँ पैरा जी। 4 पैरा 7 लिवर चेस्ट ओनली 10 ADR। इसके साथ में हम वो भी देते हैं 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर × 3, और उसके साथ पीटी हैपरी, ये होता है पूरा स्पर के लिए। मैं तो हमने बुक तो में यही पढ़ा था कहीं हमने पे, तो और उन्होंने कुंदन सर की क्लास में भी एक बार उन्होंने बताया था, ये यही बताया ये था जो मैं उनको ये दे रहा तीन हूँ। ट्रीटमेंट है जो हम स्पर में यूज कर सकते हैं, और मैं भी, हम लोग भी बहुत स्पर के लिए यूज कर चुके हैं, और बहुत बेटर रिजल्ट है। बहुत बड़ी बड़ी हड्डी बड़ी होती है सब, कैलकिनी स्पर और ऑस्टियोफाइट्स, जो ऑस्टियो, ये इसमें नी के पास भी जो हाइलाइट्स होते हैं उन सब में भी बहुत बेटर रिजल्ट लिए हैं हमने। इसमें ट्रीटमेंट आप यूज कीजिएगा 4 पैरा 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 10 ADR। उसके बाद 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर × 3, और उसके बाद पीटी है। ये तीनों कॉम्बिनेशन में यूज करके देखिए, और आप रिजल्ट 100% इसमें आप रिजल्ट ले पाएंगे। क्लास में क्या बताया तुमने, टीटी हेपरिन या पीटी पी हेपरिन? पीटी है। पीटी। हाँ, 8 पेन 7 लिवर ओके। 8 थाइमस और चेस्ट। शुरू में वो देना है थाइमस टेस्ट वाला एसिड। नहीं नहीं, अब एसिड वैसिड तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं ना, वो सब तो हो गया ना, वो जी। सब तो आप दे चुके। देखो, एसिड भी हम इतना ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज नहीं करना चाहिए। मैं जब एसिडोसिस वाला पढ़ाया था तब बताया था कि एसिड, और हम इतना, ऐसा नहीं है कि हर किसी को एसिड देते। अब आपने एसिड उसका बैलेंस कर दिया, एसिड अल्कलाइन में अगर बैलेंस हो गया है तो अब आपको एसिड देने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें काम करना है डिकैल्सिफिकेशन के लिए। तो ये ट्रीटमेंट जो मैंने अभी बताया है वो आप यूज करके देखिए, तो उससे आप 100% अब जो काम बचा है वो डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा ट्रीटमेंट से। ठीक है। जी थैंक यू। ठीक है। आज की नमस्ते रिकॉर्डिंग मैडम। है। मैं
रिकॉर्डिंग में ग्रुप में आप ग्रुप में नहीं है मेरे। नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपको। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगी। अभी जो लोग आज नहीं हैं उन लोगों को मुझे प्लीज हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं उनको ग्रुप में शेयर कर ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ अपने ही ग्रुप में शेयर करती हूँ, मैं बाकी ग्रुप्स में शेयर नहीं करती हूँ। तो है थोड़ा, तो आप लोग जो लोग नए नए हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो मुझे हाई लिख के भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी और फिर रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों अपने ही ग्रुप में शेयर करती हूँ। ठीक है। तो थैंक यू। हाँ मैम, मेरे को भी ग्रुप में ऐड कर लेना मैम। आप प्लीज जो भी है ना, आप सोनू जी आप मुझे एक बार हाय लिख के अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो नंबर लिख लीजिए। नंबर मेरा 9958। नंबर तो आया होगा, मैंने लिंक भेजी थी है लिंक। मैम, नंबर तो हाँ, नंबर तो है सबके पास मैम नंबर होगा। तो। ठीक है ठीक है, नंबर ठीक तो है जी। सभी के पास होगा। बस जो लोग ग्रुप में से मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं एजुकेशन ग्रुप में, वो प्लीज मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी और फिर सारे पीडीएफ हम सारी रिकॉर्डिंग में उसी ग्रुप में अपने ही वाले ग्रुप में जो है शेयर करती हूँ। और ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग और ये। ठीक है ठीक है। मैम। थैंक ओके। यू मैम, थैंक एक यू बार मैम। एक बार नंबर बोल दीजिए फटाफट। 9958 जी। डबल 58 425256। ठीक है। 9958425256। ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी हम मीटिंग हाँ, खत्म करते हैं। नमस्ते मैडम, मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ आगरा से। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरी मिसेज को ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है। हाँ जी। इनको करीब 20 साल, 15 से 20 साल हो गई। हाँ जी। और डायबिटीज इनको काफ़ी मेडिसिन खा लिया इन्होंने, तो कंट्रोल में नहीं आ रही है। और दूसरा, पेट में इनके में काफ़ी जो है ना वो गांठें टाइप सी हैं, छोटी छोटी ना, देखने पे गांठें सी लगती हैं। लाइपोमा टाइम। हाँ, हाँ। तो इनको जो है मैंने 10 पेन × 6 दिया है। हाँ जी। तो इसमें कोई विशेष रिजल्ट नहीं मिला मैम इनको। इसमें रिजल्ट अभी टेंट पे आपने और ट्रीटमेंट नहीं दी शुगर के लिए, जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट है। नहीं मैम, और कुछ तो नहीं दिया। 10 पेन × 6 दिया। और डाइजेशन के लिए आपका नॉर्मल एज ए नॉर्मल ये दिए थे। देखिए जो हमारा शुगर के लिए ऑलरेडी प्रिस्क्राइब जो ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी है, जो जो है डायबिटीज जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में मानी जाती है। ठीक है, तो शुगर जी के लिए ऑलरेडी जो हमारा ट्रीटमेंट है वो 10 पेन 4 थायराइड, 10 पेन 2 थायराइड, 1 लिवर × 6 और पी हेपरिन करके ट्रीटमेंट है, या ए हेपरिन। और साथ में स्टार्टिंग में 10 पेन × 3 दीजिए, जो तो पूरा एक सेट है। जी तो ये सेट अगर मैं आपको मेरे ग्रुप में मैंने डायबिटीज की क्लास ली हुई है, और मैं जी वापस से ये पीडीएफ प्लस रिकॉर्डिंग ग्रुप में दोबारा से शेयर कर दूंगी। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, उसमें सारे ट्रीटमेंट जो भी डायबिटीज के ऊपर है वो मैंने उसमें पीडीएफ में शेयर किए हुए हैं। तो वो आप यूज कीजिए डायबिटीज के लिए, और आप जी ले पाएंगे रिजल्ट। और डायबिटीज के तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। जी। टाइप 2 की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि टाइप 1 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो टाइप 2 के भी रिजल्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है टाइप 1 में, लेकिन नहीं मैम, टाइप 2। नहीं मैम, नहीं मैम, इनको टाइप 2 डायबिटीज ही है। हाँ, तो लेकिन टाइप 2 में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब टाइप 2 डायबिटीज ठीक करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत केसेस ठीक हो चुके हैं मेरे पर्सनल भी, और सभी लोग कर ही रहे हैं टाइप 2 में। तो उसमें सारे ट्रीटमेंट जो मेरे पीडीएफ है उसमें है। अब वो पीडीएफ देखेंगे तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट दीजिए शुगर के लिए, तो आप रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है। तो मैम वो पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे मैम? वो पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप मुझे अपना नंबर लेके भेजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, और वापस से मैं डायबिटीज के वाला जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में ही। मैम या मैम मैंने आप अभी हाई करके भेजा हुआ है, तो अभी क्या है, नंबर से नंबर भेजना है? नहीं नहीं, हाई करके भेजा, मैं देख लूंगी, मैंने अभी फोन नहीं देखा है, मैं मीटिंग एंड करूंगी तब मैं फिर मैं फोन देखूंगी, तो फोन में मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी डायबिटीज वाला पीडीएफ। ठीक है। जी मैम, कितना टाइम लग सकता है लगभग इसमें ठीक होने में डायबिटीज को? देखिए वो डिपेंड करता है कि कितने साल से डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, या और और कोई कोई नहीं और है कोई ना। कॉम्प्लिकेशन नहीं है मैम?
नहीं है तो आप फर्स्ट वीक से ही आप शुगर में फर्क ले सकते हैं। आप फर्स्ट वीक से ही शुगर में आप शुगर चेक करेंगे अगर एक वीक के बाद ही, तो ये आप जो पहले यूजुअल रहा करता था शुगर, उसमें आप कमी देखेंगे। और धीरे धीरे ये है कि दवाइयाँ भी छूट सकती हैं। तो 3 महीने में आप ये मानिए कि शुगर पूरी कंट्रोल हो जाएगी, दवाइयाँ छूट जाएगी। तो मेरे भी ऐसे पेशेंट हैं जो ऑलरेडी 4-4 5-5 टैबलेट लिया करते थे शुगर के लिए, वो आप 0 टैबलेट पर हैं, शुगर के लिए कोई टैबलेट नहीं ले रहे हैं और शुगर कंट्रोल में है। तो आप ये मान के चलिए कि 3 महीने लगेंगे, लेकिन आप रिजल्ट जो है पहले महीने से ही ले, मतलब पहले ही वीक से ले पाएंगे कि शुगर जो है जो पहले रहा करती थी फास्टिंग की या पीपी की, उसमें कमी आएगी। ठीक है? तो मैम ये ट्रीटमेंट आप शेयर कर देंगे मैम प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं ट्रीटमेंट शेयर कर दूंगी। मैं पीडीएफ भी शेयर, पीडीएफ के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी क्लास की। आप वो क्लास भी सुनिएगा, डायबिटीज की क्लास भी हमारी बहुत अच्छी रही थी, वो क्लास की रिकॉर्डिंग सुनिएगा। साथ में आप पीडीएफ भी पढ़िएगा, तो उसमें सारे ट्रीटमेंट मेंशन है। ठीक है? मैम इसी इसी ग्रुप में आप शेयर करेंगे या दूसरे में? मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। ठीक है? आपके आपके नंबर। थैंक्स हाँ। थैंक्स ए लॉट मैम। किसी ने पूछा है कि राउंड एरो आरए का क्या मतलब है ट्रीटमेंट में। आरए का मतलब है राउंड एरो, 10 राउंड एरो है। अरविंद कुमार जी ने पूछा है कि आरए मतलब राउंड एरो, 10 राउंड एरो, 20 राउंड एरो। ठीक है? ठीक है, तो हम क्लास एंड करते हैं। हाँ जी। एक्सक्यूज मैडम, एक चीज और आई थी। हाँ जी। वो जो मैंने पेशेंट के बारे में पूछा था ना, एयरलाइन फ्रैक्चर, जी। उनके पैरों में जलन और दर्द भी रहता है अक्सर। B12 तो कम होगा। दर्द और जलन, पैरों में जलन का कारण और उसका B12, ट्रीटमेंट? B12 कम होगा। अच्छा, B12 कम होगा, हाँ, तो B12 उसके दीजिए। कारण पैरों में जलन और दर्द रहता है। हाँ, B12 की कमी से रहता है दर्द और जलन, तो B12 दीजिएगा उनको। तो ब्लैक ट्रीटमेंट, लार्ज फॉलिक? लार्ज फॉलिक ब्लैक दीजिए, खाली B12 भी दे सकते हैं। 3 कॉल 7 लेफ्ट लेफ्ट पार्कू, 8 लेफ्ट पार्कू। नहीं नहीं तो लार्ज फॉलिक ब्लैक से भी भी दे सकते हैं। कुछ भी वो पेशेंट के अकॉर्डिंग लार्ज फॉलिक ब्लैक B12 दे सकते हैं, लेकिन B12 की कमी से ही उनको जलन होती है। जी थैंक्स। साथ में न्यूजीन्स भी दीजिएगा। ओके, थैंक ठीक यू। है? हाँ। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। स्लीप करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक्स ए लॉट मैम। वेलकम एवरीवन। थैंक यू।